अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि पाकिस्तान में पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरह वर्क करता है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंडर हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर जनरेशन आ जाती है। उसके बाद हमारे पास नेपरा जो है ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है पाकिस्तान का जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन। ठीक है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर है इसके अंडर कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आते हैं। एक तो हमारे पास वापडा आ जाता है, जिससे हम सारे ही अवेयर हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है पेप्को, और फिर हमारे पास आ जाता है PPIB। इट मीन्स दैट प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड, एंड द फोर्थ वन इज़ अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड। उसके बाद जो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंडर एक हमारे पास कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाता है, जो कि कनाडा की मदद से इस्टेब्लिश किया था पाकिस्तान ने। और दूसरा चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाता है, जो कि चाइना की हेल्प से हमने लगाया था। ठीक है, उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें IPPs आ जाती हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स और स्मॉल पावर प्रोड्यूसर्स एंड कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स। और थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कराची सप्लाई, मतलब पावर सप्लाई कंपनीज। ठीक है, अब जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, चाहे वो IPPs करती हैं या वो पावर जनरेशन कंपनीज़ जो हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी है हमारे पास, या वो हाइड्रो एनर्जी है, सारी जो एनर्जी है वो कहाँ पे स्टोर होती है? NTDC में। मतलब इसको ये सारी कंपनीज़ जो हैं वो ट्रांसमिट कर देती हैं एनर्जी। ठीक है, या ये परचेज़ कर लेती है IPP से। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होता है कि NTDC जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो कंपनीज़ हैं उनको दे देती है। ठीक है, इससे आगे फिर ये जो आपको लिस्ट नज़र आ रही है ये कंपनीज़ परचेज़ कर लेती हैं, और आगे फिर घरों में या इंडस्ट्रीज़ में या जो आगे है उन्हें ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम सर्कुलर डेट के बारे में समझते हैं। अच्छा, प्रॉब्लम स्टार्ट होता है एट द एंड ऑफ डिस्कोर्स। ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं क्यों स्टार्ट होते हैं? क्योंकि इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से, पावर थेफ्ट की वजह से जो बिजली चोरी होती है, और वो लोग जो मतलब बिल्स जो हैं वो पे नहीं करते, मतलब कि लो रिकवरीज होती हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ है ना, ये अब बिल या उसकी जो ड्यूज़ हैं वो पे नहीं कर सकती NTDC को। ठीक है, अब NTDC जब उसके पास इतनी अमाउंट नहीं होती तो वो क्या है, वो आगे फर्दर जो है वो भी बिल पे नहीं कर सकती ड्यूज़, किसको? IPPs को, वापडास को और जेनको से, जिससे उसने पावर ख़रीदी थी, आई मीन इलेक्ट्रिसिटी जिससे उसने ख़रीदी थी, उनको अब वापस ये जो है पेमेंट नहीं उतनी पूरी करके दे सकती। अब एज ए रिज़ल्ट क्या होता है, ये जो पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं इनको लॉस मतलब इनको ये फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि ये फ्यूल ख़रीद सकें फर्दर। ठीक है, मतलब अपने सप्लायर्स जो हैं उनको ये पे नहीं कर सकते। अब इनके पास दो ऑप्शंस बनते हैं, या तो ये जो है रिड्यूस कर देते हैं जनरेशन ऑफ पावर, या फिर ये जो है शट डाउन कर देते हैं देयर पावर प्लांट्स। तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस क्रिएट होते हैं, और इस तरह एक विशियस साइकिल ऑफ क्राइसिस जो है वो क्रिएट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर आपको जो है और ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।